गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि आय क्या होती है, व्यय क्या होता है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बचत क्या होती है। और वह जब हमारे पास बचत हो जाती है तो हम उसका विनियोग कैसे करते हैं। समझ रहे हो ना? ये हमारा जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। बचत और विनियोग का साधन इसके बाद हम पढ़ेंगे। साधन से आप लोग देखते हो कि हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है। कभी न कभी आप देखोगे प्रैक्टिस सेट तो इस तीनों चारों चैप्टर को मिलाकर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर ये तीनों चारों चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो आज आइए हम देखते हैं कि हमारी बचत है क्या। बचत सब लोग करते हो, सब लोग जानते हो कि नॉर्मल सी बात आप जानते हो कि आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत होता है। यह बचत क्या है ये समझिए कि बचत जो हमारा है, अगर मान लीजिए हम आपको 20,000 रुपया देते हैं, समझ रहे हो ना? 20,000 रुपया दे दिए, आप 18,000 खर्च कर दिए। 20,000 रुपया क्या हो गई? आय हो गई। 18,000 खर्च कर दिए, व्यय हो गया। 2,000 जो बचा लिए वही क्या हो गया? वही सेविंग हो गई, वही हमारी बचत हो गई। ये आपकी भाषा में अगर आप समझ लेते हो तो कभी आप भूल नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? जैसे आप देखो कि क्या है हमारा बचत, क्या है? कुल आय में से व्यय को घटा देते हैं और जो क्या होता है, जो हमारा शेष बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। क्लियर है? ग्रास एवं क्रैंडल ने इसको देखिए कि कितना अच्छा से इसको डेफिनेशन बताया है। इसके डेफिनेशन को, इसको अच्छे से डिफाइन कितना अच्छे से किया है। इन्होंने क्या कहा है? आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा क्या है? हमारी बचत है। आर्थिक सुरक्षा का अर्थ ही क्या है कि केवल वर्तमान आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं होता है, बल्कि हमें क्या करना है? भविष्य के बारे में भी सोचना है, कुछ व्यवस्था करना है। और जो हम भविष्य के लिए कुछ व्यवस्था करते हैं वही क्या है? वही हमारी बचत कहलाती है। क्लियर है ना? ग्रास एवं क्रैंडल ने क्या कहा कि आपकी आर्थिक सुरक्षा तभी संभव है जो वर्तमान में खर्च करते हो और भविष्य के लिए जो बचा लेते हो। ठीक ना? तो हमारा क्लियर हो गया ना? इनके परिभाषा को कैसे आप समझ लोगे कि इन्होंने क्या कहा है? एक बचत को आर्थिक सुरक्षा का नाम दिया है। ठीक ना? बचत को आर्थिक सुरक्षा कौन कहा है? ग्रास एवं क्रैंडल ने। तो हमारा डेफिनेशन कैसे याद हो गया? आर्थिक सुरक्षा से याद हो गया। क्लियर है ना? जेम्स केन्ज क्या कह रहे हैं? इन्होंने क्या कहा कि बचत क्या होती है? जो वर्तमान में हम चीजों का उपभोग करते हैं। देख रहे हो ना? वर्तमान आपके पास जो आय आई और उसको क्या कर रहे हो? उसको उपभोग कर रहे हो। आज जब उपभोग कर रहे हो तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो रहा है। उपभोग क्या है? हम वस्तु खरीदते हैं, उसका यूज करते हैं, वही हमारा उपभोग कहलाता है। तो जब हम व्यय कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और जितना अधिक हो जाता है उपभोग करने से, क्या अधिक हो जाता है? आय, मेरा पैसा अधिक हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। यानी क्या कहे हैं जेम्स केन्स ने? क्या कहे हैं कि वर्तमान में जो हम सामान, जो चीज़ों को, जो वस्तुओं को खरीद कर उसका यूज कर रहे हैं, और यूज करने के बाद जितने मेरे पास पैसा बच जा रहा है, जितना अधिक हो जा रहा है, वही क्या है? वही बचत कहलाता है। क्लियर है? तो इसके परिभाषा को हम कैसे पकड़ेंगे कि इन्होंने क्या कहा है? वर्तमान उपभोग पर व्यय कहा है कि जो वर्तमान उपभोग हम कर रहे हैं उससे जितना अधिक हो जाता है आपका पैसा। क्लियर है ना? अधिक से पकड़ लीजिएगा कि यही कहे हैं कि जितना हम पैसा खर्च करेंगे और जो पैसा खर्च करने से जो मेरे पास पैसा अधिक हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, आपको पता भी होगा कि विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बचत दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर हो रही है बातें ना? देखो अब क्या है, ये सारे सेविंग कर रहे हैं, इसके बहुत सारे साधन है। हमारा पैसा है, इसको हम सेविंग कर रहे हैं। सेविंग कैसे करें? देखिए इसके पास बैंक है छोटा सा, ठीक ना? तो इसके पास बैंक है, वो बचत कर रही है। समझ पा रहे हो ना? यही क्या कहलाता है? यही हमारी
सेविंग कहलाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका है बचत। देखते हैं कि बचत भी दो प्रकार से हम देख पाते हैं बचत को भी। एक जो बचत होती है वह उत्पादक होती है। उत्पादक का मतलब होता है बढ़ती है उसका, जब हम उसको रखते हैं उस बचत को, इस ये वाला जो बचत है ये कैसी होती है? उत्पादक होती है। जबकि जो संचय किया हुआ धन होता है वह कैसा होता है? अनुत्पादक होता है। इसका कोई यूटिलाइज हम नहीं कर पाते हैं, बढ़ता नहीं है, वो जैसा रखोगे वैसे ही एज इट इज पड़ा रहेगा। समझ पा रहे हो ना? जबकि ये जो हमारी है, यहाँ बैंक में डालोगे, पोस्ट ऑफिस में लगाओगे, तो ये 2 साल के बाद 3 साल के बाद आपका कुछ परसेंटेज ब्याज के रूप में बढ़ता रहता है। तो ये क्या हो गई? यह बचत उत्पादक होती है। और जो संचय करके अलमारी में रख देते हो, कहीं छुपा के रख देते हो, वह क्या होता है? जैसे रखोगे वैसे ही पड़ा रहता है। तो कौन सी बचत बेहतर होती है? उत्पादक बचत बेहतर होती है। संचय वाली बचत बेहतर नहीं होती है, क्योंकि यह हमें बढ़ता नहीं है, ये जैसे रखोगे वैसे ही पड़ी रहती है। ध्यान देने की बात है कि जो बचत होता है इसको भी कुछ कारक होते हैं, जो कुछ फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। समझ पा रहे हो ना? जो प्रभाव डालते हैं। मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक ना, ढेर सारा हम पैसा दे दिए, लेकिन आपके पास वो योग्यता नहीं है बचत करने की। आप किस स्वभाव के हो? आप खर्चीले स्वभाव के हो, ठीक ना। आपके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम कैसे सामानों को खरीद लें और मेरे पास कुछ पैसा बच जाए। तो बचत करने की योग्यता भी हमारे बचत को प्रभावित करती है, ठीक ना। दूसरा जो हमारा है बचत करने की इच्छा। बहुत लोग होते हैं प्रेजेंट टाइम में जीते हैं कि आज जितना है चलिए आज देखते हैं कल क्या होगा, किसने देखा है। इस पर नहीं रहना चाहिए, इस पर एक गृहिणी को कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा बचत होता है यह हमारी आकस्मिक परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा काम आती है। बचत ही, कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर मेरे पास पैसा रहता है तो हम आराम से उसका फेस कर लेते हैं। कर लेते हो ना? किसी भी चीज़ का हम फेस कर लेते हैं। कैसे? मेरे पास पैसा होता है। तो इसलिए यह जो इच्छा है हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यह आदत डाल लेनी चाहिए कि अगर मेरे पास 20 ही हज़ार आ रही है, हर मंथ उतने आ रही है, तो 2 से 3 हज़ार हम जरूर बचाएंगे। तो जब ये इच्छा आपके अंदर होगी तो आप बचत कर लोगे। बचत करने की सुविधा भी होनी चाहिए कि बचत कर रहे हो, कहीं संचय तो आप नहीं कर रहे हो। अलमारी में रखोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें रखना कहाँ है? हमें बैंक में रखना है, पोस्ट ऑफिस में रखना है, हमें LIC में लगाना, में ऐसे ऐसे चीज़ों को करना है कि ऐसे ऐसे जगह पे अपने पैसे को लगाना है जब हमारा पैसा बढ़ सके। आई बात समझ में? तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये तीनों जो फैक्टर है हमारे बचत को प्रभावित करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। एनी डाउट? बहुत ही अच्छा हमारा चैप्टर है, जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डेली रूटीन में आप कभी भी पैसा लेते हो तो हमेशा उसमें से 10 रुपया 20 रुपया बचाने का प्रयास करते हो, ठीक ना। एक बच्चे को भी हम देते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें से बचा लेना, पूरा खर्च मत कर देना। यही हमारी क्या है? यही बचत है, यही योग्यता है, यही इच्छा है। समझ पा रहे हो ना? तो इसको बहुत ज़्यादा हमें वो नहीं करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। और हमारा जो क्वेश्चन आता है विनियोग से आता है, बचत आता है, बचत के और विनियोग के साधन से कहीं ना कहीं ढेर सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो ना? अब बचत पढ़ लिए, बचत के बाद हमारा जो विनियोग है, इन्वेस्ट हम कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट क्या है उसको समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो। विनियोग का अर्थ ही है कि उन वस्तुओं को क्रय कर लेना जिससे व्यक्ति को लाभ हो। समझ रहे हो ना? जैसे मान लीजिए आप पूंजी में पैसा लगा रहे हो, आपके पास पैसा है, आप जमीन खरीद लेते हो, मकान बनवा देते हो। समझ रहे हो ना? तो एक ज़मीन खरीद लेते हो, उसके बाद कुछ दिन बाद वो और ज़्यादा आपको प्रॉफिट ले आती है आपके पास। तो जो प्रॉफिट आपके पास आता है वही क्या है? वही आपका विनियोग है। वही कहीं ना कहीं क्या कर आप क्रय कर रहे हो, और उससे क्या करे कुछ साल बाद आपको क्या दे रही है? वो लाभ दे रही है। आप मकान बनवा लिए हो,
उसको रेंट पे दे दिए हो, मंथली आपका इनकम एक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आप पूंजी लगाए हो वो बहुत अच्छी जगह लगाए हो। समझ रहे हो ना, पैसा वेस्ट नहीं किए हो, इन्वेस्ट किए हो। आई बात समझ में? तो जो आपको लाभ दे रहा है, जो पैसा आपको कहीं ना कहीं लगा दिए हो, वहां से हमेशा आप लाभान्वित हो रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को विनियोग या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे व्यापार में पूंजी लगाना, एक पूंजी लगाकर आप व्यापार, एक बिजनेस कर लिए हो, वह बिजनेस क्या है? दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आपको उसी से पूरे खर्चे को मेंटेन किया है, आपको लाभान्वित कर रहा है। यह क्या हो गया? यही इन्वेस्टमेंट होता है। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे पूरी तरह से हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? हम सारे जो जितने टाइप्स हैं, कहीं हम बॉन्ड खरीद लेते हैं, कहीं किसान विकास पत्र खरीद लेते हैं, उसको क्या करते हैं 2 साल 5 साल बाद 10 साल बाद जितने का आप खरीदोगे उतने में दुगना हो जाता है। ये क्या है? ये सारा इन्वेस्टमेंट है, जो हम आगे आपको बताएंगे कि कितने साधन होते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है। पहले तो ये पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि ये किसके अंतर्गत कौन से साधन आते हैं, कौन सा पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत कौन सी सुविधा मिलती है, कौन बैंक कौन सा सुविधा देता है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ से हमको बहुत ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो भी बहुत ईजी वे में आपको बता देंगे, जो आपको याद हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप मेहनत से पढ़िए। देखिए अभी उत्तराखंड की वैकेंसी आ गई है, जिसका 10 अक्टूबर से आवेदन होने वाला है। अगले हफ्ते में हम लाइव आएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, आपको अच्छे से लेक्चर को डिफाइन करेंगे, जो डाउट होगा वो क्लियर करेंगे। समझ रहे हो ना? बस मेरे साथ आप रहिए, आपको 100% हम रिजल्ट देंगे। समझ पा रहे हो ना? देखिए मेन आपका फोकस इसी पर रहना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में हमारे है क्या, हमारे सिलेबस में क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा चैप्टर क्या है। जब चैप्टर को क्लियर कर लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर करने से कोई रोक पाएगा? कोई नहीं रोक पाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो इस चीज़ को हम देखते हैं, इस चीज़ को समझने पर फोकस किया करिए आप लोग। समझ रहे हो ना? तो अगले हफ्ते से हम आपके साथ रहेंगे और 2-2 घंटा रहेंगे, आपका जो भी डाउट होगा हम क्लियर करेंगे। समझ रहे हो? अब देखते हैं, आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमारा इस इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। तो एक जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है एक शॉर्ट टाइम का होता है, ठीक ना? एक शॉर्ट टाइम का होता है। जैसे मान लीजिए एक बैंक है, डाक खाना है, तो ये कुछ टाइम के लिए है, ठीक ना? कुछ चालू खाता तो मान लीजिए आप पैसा डाले निकाल लिए। समझ रहे हो ना? तो ये जो सारे हमारे हैं सब आगे हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है? अल्पकालीन विनियोग के अंतर्गत आता है, जो कुछ समय के लिए आप पैसे रखते हो, निकाल लेते हो, जब मन करता है रख लेते हो, फिर निकाल लेते हो, कितने आप टाइम एक फिक्स कर लेते हो, ठीक ना? दीर्घकालीन विनियोग जैसे राष्ट्रीय बचत पत्र है, किसान विकास पत्र है, इसका फिक्स है कि आपको 8 साल के पहले पैसे, मतलब कि 8 साल में ही दुगना होगा, 9 साल में ही दुगना होगा। तो ये सब खरीद के हम रख लेते हैं और मेरे पास क्या हो जाता है, उतने साल बाद जो जितनी हम रकम जमा किए रहते हैं उसका डबल होके मिल जाता है। ये क्या कहते हैं? हम इसको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट हम किए हैं ये लॉन्ग टाइम के लिए किए, लॉन्ग टर्म का है। ओके, एंड लास्ट आपका होता है होल टाइम के लिए होता है, ठीक ना? क्या होता है? जीवन बीमा, कि हमारे जिंदगी के साथ है और जिंदगी के बाद है। तो क्या हो गया? हम होल टाइम के लिए कर देते हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक तो ये देता है, ये मरने के बाद वाली भी बीमा की जाती है। समझ रहे हो ना? तो ये भी हमारा क्या है? ये भी एक इन्वेस्टमेंट का टाइम है, होल टाइम के लिए हम कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। अब देखते हैं कि इसको कौन कौन सी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, बचत की आवश्यकता क्या क्यों होती है, क्यों हमारे जीवन में ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना के रखा हुआ है। समझ रहे हो ना? एकदम अपनी भाषा में समझिएगा, ठीक? ये मत समझिएगा कितना पॉइंट है हमको याद करना है। बस एक चीज़ को उठाइएगा। कहाँ से उठाएंगे? कि अगर हम अपना रूटीन जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक ना, हम अपना काम कर रहे हैं, आराम से समझिए। अगर कल मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, मेरे घर में अचानक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? उधार लेना पड़ता है ना?
अब क्या करोगे? उसी के लिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं कि कल को कोई दुर्घटना हो जाए, कोई भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाए, कोई बीमार पड़ गया, कोई गेस्ट आ गया, समझ रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या करना है? आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है ये, ठीक ना, पूर्ति हेतु हम क्या करते हैं? बचत करते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? इससे ज्यादा इसमें समझने की जरूरत भी आपको नहीं है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति कमा रहा है, ठीक ना, उसी का पूरा सोर्स ऑफ इनकम है आपके घर में, कि वो व्यक्ति कमा रहा है, उसी के खर्चे पर सारे लोग डिपेंड हो। अगर अचानक उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर वो सेविंग करके नहीं रखा है, तो क्या उसके परिवार का एक स्तर मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यू नो दैट, ओके। तो इसका इसलिए हम करते हैं कि कब कौन सी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, अब और हम उसको कैसे निर्वहन करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? पैसों की सेविंग करते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है बचत करना, ओके। आवश्यकता इसलिए है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना? बचत करना। नेक्स्ट क्या है? दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। कुछ हमारी आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो दीर्घकालीन होती हैं, जैसे कि बच्चों की शादी करना, मकान बनवाना, किसी बच्चे को पढ़ा के स्टैंड करना, ये हमारा क्या एक दीर्घकालीन आवश्यकता है। तो अगर हम अभी से सेविंग नहीं करेंगे तो अचानक हमारे पास पैसा उतना कहाँ से आएगा? जितना शादी में खर्च होगा, जितना मकान में खर्च होगा, जितना एक जो हमारा बच्चा है उसका जो लक्ष्य है उसको पाने में होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो इतनी जो हमारी लॉन्ग टर्म की जो आवश्यकताएं हैं, जो अभी से बचत करते हैं, दीर्घकालीन आवश्यकता में हमारे जो छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वो शामिल होती हैं। आई बात समझ में? तो इसके पूर्ति के लिए हमें सेविंग करने की जरूरत पड़ती है और इसलिए सेविंग करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है? शारीरिक असमर्थता के कारण अगर व्यक्ति, आज हम सही हैं, ठीक, अगर कल हम असमर्थ हो जाए, कोई हमें चोट लग जाए, कोई हमारा अंग डिफेक्ट हो जाए, समझ रहे हो, क्या हो जाएंगे? हम काम करने में असमर्थ हो जाएंगे। तो क्या मेरे पास पैसा आएगा? उतना नहीं आएगा। तो जो हम सेविंग किए रहेंगे उसी से हम क्या करेंगे? अपना काम चलाएंगे। आई बात समझ में? तो इसके कारण भी हमें बचत करने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है वृद्धावस्था में। अगर वृद्धावस्था में व्यक्ति के पास पैसा नहीं रहता है, उस समय बहुत बीमार पड़ जाता है एक वृद्ध व्यक्ति, उसके लिए खाने की एक्स्ट्रा लोड होता है, उसको पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसको जैसे एक बच्चे को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है वैसे एक बुजुर्ग को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो उसके यही जो सेविंग होती है उस समय काम आती है। नेक्स्ट है आय में वृद्धि हेतु। अगर हम छोटे छोटे बचत कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है? एक बड़ी सी रकम हो जाती है और मेरे पास क्या होता है? एक धनी वर्ग में आ जाते हैं, एक स्टैंडर्ड मेरा मेंटेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो इनकम होता है उसी सेविंग से बढ़ जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? नेक्स्ट आपका है अनावश्यक खर्चों में कमी। अगर बचत की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो हमारे छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं, जो फिजूल खर्च है, उस पर नियंत्रण लग जाता है। समझ रहे हो ना? उस पर क्या हो जाता है? उस पर हम कंट्रोल पा लेते हैं। अगर ये बचत नहीं होती तो हम क्या करते? छोटे छोटे खर्चे भी करते जाते। अगर आपके अंदर भी बचत करने की इच्छा ना हो, बचत करने की योग्यता ना हो, बचत करने का ज्ञान ना हो, आई बात समझ में? तो क्या हो जाता है? हमारे सारे जो पैसे होते हैं अनावश्यक रूप से व्यय हो जाते हैं। क्लियर है? इसलिए बचत करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है इतना पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं सेवानिवृत्ति के समय। ये समझ लो कि सेवानिवृत्ति का मतलब होता है बुढ़ापे से। सेवानिवृत्ति जब हो जाते हैं तो उतना पैसा नहीं मिल पाता है। एक व्यक्ति जो कर्मचारी है जब रिटायर हो जाता है तो उसको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना वो में उसको जो जब जॉब कर रहा था मिल रहा था। समझ रहे हो? उसका ठीक उसका 50% हो जाता है। तो जो जैसे जो उसका स्टैंडर्ड था अब क्या हो जाएगा? वो लिमिट हो जाएगा। इसलिए वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए पहले से ही सेविंग करके रखता है अपने पास, ठीक ना, कि हमें कब काम आएगा? जब हम रिटायर हो जाएंगे।
आई बात समझ में? क्लियर है ना? आर्थिक विपन्नता के समय कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, जैसे किसान वर्ग है, कभी कभी वो कृषि पर पूरी तरह से डिपेंड है। अगर वो बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, भूकंप आ गई, तूफान आ गया, ऐसे में क्या हो जाता है, सारे उसकी जो व्यवस्था होती है, कृषि होती है, पूरी तरह से चौपट हो जाती है। अब वो क्या, वहाँ पे क्या हो जाता है, आर्थिक रूप से विपन्नता आ जाती है। आर्थिक क्या होती है, स्थिति पूरी तरह से डगमगा जाती है। ऐसे कंडीशन में अगर उसके पास पैसा नहीं रहता है तो वो क्या करता है, वह पूरी तरह से उसकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। तो अगर सेविंग करके रखा रहता है तो एक साल अगर उसका धान नहीं भी होता है तो वह चावल खरीद के खा सकता है। क्लियर है? कोई भी चीज़ इसी तरह से किसी भी आर्थिक विपन्नता को ले लो, कभी भी मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो, किसी के साथ भी हमारी कंडीशन जो होती है गड़बड़ हो सकती है किसी भी कारण। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सही ढंग से हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन है सही रहे, हमारा आर्थिक स्तर है बना रहे, उसके लिए हम क्या करना चाहिए, सेविंग करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? मानसिक संतुष्टि, हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है बचत करके कि मेरे पास अभी इतना पैसा हम बचा लेते हैं। समझ रहे हो ना? और जितना काम हम कर लेते हैं उस सेविंग से, समझ रहे हो, तो क्या हो जाता है, एक मेंटल हमें सेटिस्फैक्शन होता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमारे अपने इनकम से बहुत हम खुश हैं, हमारा बचत हो गया इतना और हमारे सारे काम भी अच्छे ढंग से पूरे हो गए। उच्च जीवन स्तर, जैसा हमारे पास पैसा होता है, चूँकि आप जान ही रहे हो, पहले ही डिफाइन कर दिए हैं कि जो छोटी छोटी बचत होती है, हमारे पास एक बड़ा सा इनकम हो जाता है। इनकम जब हो जाता है तो हमारा स्टैंडर्ड किस में हो जाता है, हम किस में चले जाते हैं, धनी वर्ग में, उच्च कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर वही बचत नहीं है, मेरे पास कल दुर्घटना कोई घट गई, अगर सारे पैसे हम खर्च कर दिए तो हम किस कैटेगरी में आ जाएंगे, लो कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है बात? यहाँ तक समझ में आ गया? पारिवारिक जीवन चक्र में समायोजन के लिए बचत की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो ना? पहले क्या होता है, पारिवारिक जीवन में हमारे जो विस्तृत अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, उसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं। अगर वहाँ पे हम समायोजन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे अगर बचत नहीं करते हैं, तो हमारा जो संकुचित अवस्था है, जो तीसरा स्टेज है, उसमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से व्यक्ति वो जाएगा लेने? समझ रहे हो ना? तो उस अवस्था में समायोजन स्थापित करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसा किस लिए, जो कहाँ से आता है, हमारे सेविंग से आता है। क्लियर है? सामाजिक प्रतिष्ठा में जब ये चीज़ आपका हाई होगा तो आपको समाज में क्या होगा, एक प्रतिष्ठा मिलेगी कि यह उच्च कैटेगरी के लोग हैं, ये बहुत धनी वर्ग, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इनका स्टेटस बहुत हाई है, स्टेटस इनका, समझ रहे हो ना, इनका स्तर जो है बहुत सबसे समाज में ऊंचे कैटेगरी के लोग हैं। और स्थायी संपत्ति को खरीदने में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैसे बचा लेते हैं, तो जाके हम आगे ज़मीन खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। समझ रहे हो ना? कुछ न कुछ हम खरीद के क्या करते हैं, अपने पास एक स्थायी संपत्ति का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर है? इतनी बातें समझ पा रहे हो ना? ये जितने पढ़ रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट हम पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट जब क्लियर कर लोगे तभी आगे की बात को समझ पाओगे। देखो, भले ही यहाँ से क्वेश्चन आपको ना मिले, वहाँ से क्वेश्चन ना मिले, लेकिन हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि जब कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर रहेगा तो आगे की बातों को समझने में कठिनाई होगी आपको। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, किसको प्रभावित कौन करता है बचत को, वह कौन सा कारक है जो हमारे बचत को प्रभावित कर रहा है। ठीक ना? कौन कौन सा कारक है? पहले तो आय ही है, आय ही है, इनकम ही है कि वो मेरे पास कितना इनकम हो, हम कितने मेरे पास इनकम आ रहे, कितने लोग कमा रहे हैं, कितना आ रही है मेरे पास इनकम, और कितने हमारे पास धन है और कितने लोग हैं, कैसे हम खर्च करेंगे। समझ रहे हो ना? तो जितना आय कम आएगी, कम अगर आएगी तो बचत क्या होगा, कम होगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि हमारे पास 20,000 आ रहा है, खर्चे हमारे 25,000 के हैं, 25,000 आ रहा है, खर्चे हमारे 30,000 के हैं, तो वहाँ पे कैसे बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। तो आय क्या कर रही है, पूरी तरह से हमारे किसको प्रभावित कर दे रही है, बचत को। क्लियर है? बचत के माध्यमों की जानकारी, पैसा मेरे पास हम रख लेते हैं अलमारी में,
कि बहुत सुरक्षित है, बहुत सेफ है, कोई जान ना पाए। और क्यों? क्योंकि हमको बचत के माध्यमों की जानकारी ही नहीं है कि अगर यही पैसा, अगर 500 ही मेरे पास बच रहे हैं पर मंथ, उस 500 को हम ले जाके पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे तो कुछ दिन बाद वो मुझे बहुत सारा पैसा दे देगा। समझ रहे हो ना? इसलिए नहीं, जानकारी नहीं है तो 500 बचा के वो महिला कहाँ रख रही, गृहिणी कहाँ रख रही है? अपने अलमारी में वो संचय कर रही है, इकट्ठा कर रही है। ठीक, तो बचत के माध्यमों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए भी हमारा जो बचत होता है वो कम हो पाता है। जानकारी होती है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करके कहीं ना कहीं फिक्स कर देते हैं। ठीक, व्यक्तिगत स्वभाव, हमारा खुद का स्वभाव ही ऐसा नहीं है। सोचते हैं कि चलो अभी तो 10 रुपया बचा है, 50 रुपया बचा है, इसका भी और कुछ खरीद लेते हैं। ये भी बात होती है। हमारा अगर स्वभाव है खर्च करने का, तो अगर 50 रुपया बच गया तो सोचेंगे कि चलते चलते उसको भी हम क्या करें, खर्च कर दें। 50 रुपया कैसे बच गया मेरे पास? अगर बचत करने की हमारे पास व्यक्तिगत जो हमारा स्वभाव है बचाने की, तो क्या करेंगे? अगर मेरे पास 100 रुपया ही रहेगा तो सोचेंगे कि 70-80 में ही हमारा सब्जी मिल जाए, हमारे सामान जो है मिल जाए, 10 रुपया बच जाए, लेकिन 10 ही रुपया बच जाए तो मेरे लिए बहुत है। ये स्वभाव होता है, समझ रहे हो ना? तो जैसा जिसका स्वभाव रहता वैसा वो बचत कर लेता है। परिवार का सहयोग, इसमें परिवार का भी सहयोग होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ है, वाइफ चाह रही है कि पैसे हम बचा लें, हस्बैंड देख रहे हैं कि नहीं पैसा क्या होगा बचाकर, दे दीजिए हमको ज़रूरत है। तो क्या हुआ, यहाँ पे परिवार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है उसको कि वो पैसे बचा ले। वो बचा रही है, कहीं ना कहीं दूसरा देख के उसको खर्च करवा दे रहा है, तो उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा है और बचत क्या हो रही, पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। वो बेचारी बचत करना चाह रही है, लेकिन परिवार के लोग इतना उसको खर्चे में डाल दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने बचत को भी उठा के दे रही है। समझ पा रहे हो ना? परिवार का आकार, कमाने वाला एक है, खाने वाले बहुत सारे लोग हैं, या कमाने वाले बहुत, यहाँ दोनों ही चीज़ों को हम ले सकते हैं। कमाने वाले लोगों की ज़्यादा संख्या होगी, खाने वाले लोगों की संख्या कम होगी, तो वहाँ पैसा बचेगा। अगर कमाने की संख्या एक है, खाने की संख्या कई है, तो वहाँ पैसा क्या होगा, बचत नहीं हो पाएगा। हम चाहेंगे भी तो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो परिवार का आकार भी प्रभावित करता है हमारे बचत को। क्लियर है? एक बार हमारा परिवार किस टाइप का है, जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है, कमाने वालों की संख्या कितनी है। क्लियर है? परिवेश तथा परंपराएं, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, ठीक ना, जिस परिवेश में हम ग्रामीण परिवेश में रहेंगे तो कम पैसे खर्च होते हैं। आप समझ ही रहे हो, वहाँ का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं होता है कि कोई जाए तो आप उसको मेंटेन करने में, गेस्ट को मेंटेन करने में जितना पैसा वेस्ट करते हो, यहाँ पे वो गांव के में कोई ज़रूरी नहीं है। गांव में गुड़ पानी भी दे दोगे तो उनका स्तर उतना ही अच्छा रहेगा। आई बात समझ में? तो ये क्या होता है, हमारा परिवेश, परंपराएं, नहीं मेरे घर में गेस्ट को आते हैं तो उनको इतना दिया ही जाता है, हमारे घर में ये त्यौहार पड़ता है तो इतना खर्च होता ही होता है। तो ये जो परंपराएं हैं हमारे बचत को प्रभावित कर रही हैं। समाज में शांति और व्यवस्था हेतु क्या क्या होता है, बचत की इसलिए आवश्यकता होती है कि हमारे जो समाज में है चोरी भी होता है, आग भी लग सकती है, ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, पैसे को हम ले जाके, अपने जेवर को ले जाके लॉकर में रखते हैं, बचत करके पैसे को घर में नहीं रखते हैं, बैंक में रखते हैं। समझ पा रहे हो? तो ये जो हमारी व्यवस्था होती है ये भी हमारे बचत को प्रभावित करती है। क्लियर है? सारा पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट? अब हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे बचत और विनियोग के साधन को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ देखते हैं। और जो हम आगे पढ़ेंगे बैंक को देखेंगे, पोस्ट ऑफिस को देखेंगे, जो बहुत बड़े बड़े डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा उसको। समझ रहे हो ना? यहाँ छोटा छोटा है तो कुछ थोड़ा सा यहाँ भी हम देख लेते हैं, जो आगे चैप्टर में हम पूरी तरह से इसको क्लियर कर देंगे। समझ रहे हो ना? जैसे बचत और विनियोग के साधन में पहले हम देखते हैं अंशदान या जो शेयर होते हैं, ठीक ना, ये कैसे यह किस प्रकार का विनियोग है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे उसके हिस्से कर देते हैं। जैसे क्या होता है, उसमें जो कंपनी होती है
इतना पूंजी तो एफर्ट करेगी नहीं, बहुत ज़्यादा पूंजी लगते हैं, तो क्या करती है, छोटे छोटे शेयर के रूप में सबको दे देती है। और जब सब लोग पैसा लगा देते हैं तो एक बड़ा सा उद्योग स्थापित हो जाता है। समझ रहे हो ना? वह उद्योग किस टाइप का चल रहा है, कितना आगे जा रहा है, जैसे चलेगा तो उसका वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती रहती है। समझ रहे हो ना? तो जब आप लगाते हो शेयर को तो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये भी हमारा क्या, एक हमारा विनियोग करने का साधन है। समझ रहे हो ना? आप लगा दोगे, आप शेयर खरीद के ले, शेयर में अपना हिस्सा लगा दिए, तो आपका जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी आपके पैसे वैसे वैसे ग्रोथ कर जाते हैं। क्लियर है? इसी तरह आपका ऋण पत्र होता है, ये भी क्या होता है, बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं यह पत्र निकालते हैं, और यहाँ क्या होता है, यहाँ तो मान लीजिए उसकी जो मार्केट वैल्यू घटती बढ़ती है, वैसे हिसाब से आपका घटेगा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक निश्चित दर पे आपकी पूंजी पर वो शेयर पे फिक्स कर दिया जाता है परसेंटेज, कि इतना लगाओगे तो इतना % आपको मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये भी हमारा एक क्या है, एक विनियोग का साधन है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। राष्ट्रीय बचत पत्र है, ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से देख लीजिए कि यह क्या है। पहले तो ये समझिए कि किसके अंतर्गत है, कि यह भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक योजना है, और किसके अंतर्गत आती है, डाक खाने के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि यह जो योजना है किसके अंतर्गत है, कौन चलाता है, तो पोस्ट ऑफिस चलाता है। यह क्या होता है, एक प्रपत्र होता है, आपको एक पत्र मिलता है, ठीक ना, और उसमें क्या होता है, उस पर अगर प्रपत्र को ले लेते हो, आपका ब्याज बढ़ते बढ़ते आप इतने साल में कर पूरे होने वाले हैं, अगर पूरा हो गया है तो इस पर आप क्या करते हो, लोन भी ले लेते हो, नहीं भी पूरा, इस पर जो खरीदते हो ना, इस पर ऋण की सुविधा भी आपको दी जाती है। और यह जो पत्र लेते हो तो यह क्या होता है, 8 वर्ष 7 महीने में राशि कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक ना, यानी कितना हो गया, 8 वर्ष 7 महीने, 8.5 से 9 साल में आपका क्या हो गया, आपका राशि जो होती है दुगनी हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट आपका है किसान विकास पत्र जो है, यह कम से कम जो लोगे, कम से कम 1000 की राशि का आपको खरीदोगे तो मिलेगा। आप इससे ऊपर का भी एक से नीचे का नहीं खरीद सकते, इसके ऊपर की राशि का ले सकते हो। जितना लोगे, जैसे 1000 का ले लिए, 5000 का ले लिए, 10,000 का ले लिए, तो यह 9 वर्ष 7 महीने में क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। इसको याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत है, इस पर ब्याज कितना मिलता है, कितने दिन में दुगना होता है। यहीं से बस क्वेश्चन आपको आता है, बस यही याद करना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आपका इसमें पूछता है कि ब्याज कितना मिलता है, 7 to 5%। कितना ब्याज आपका मिलता है, इतना से चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर आपको मिल जाता है। क्लियर है। 7 पॉइंट आपका 7 पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 7.5% है, ब्याज पूछता है, ध्यान दीजिएगा इस पर। 7.5% के ब्याज से आपका इस पर मिलता है। क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, समझ रहे हो ना। इसको याद करने वाली चीज है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो हम मिलते हैं कल इसके पूरे साधन को लेकर, कि पहले बैंक क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, एक एक चीज़ को हम समझाते जाएंगे, एक एक चीज़ को आप नोट करते जाइएगा। इसके साधन से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। आज चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं कल अगली क्लास में बचत और